अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 101 का टॉपिक 149 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे टॉपिक समझ आए होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 149 है आपके पास रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग बेंड्रा की थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन स्टेजेस हैं क्या। रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर हम बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाइड करते हैं। अब ये जो मॉडिफिकेशन हो रही होती है ये डेमोन्स्ट्रेट की जाती है बाय सोसाइटी। अब जब हम देखते हैं ऐसा बिहेवियर जो आप बहुत अगर मैं सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि आप जो दूसरों को देख के अपने बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन लाते हो ना, तो उसे हम रिप्रोडक्शन स्टेजेस पे काउंट करते हैं। अब जो दूसरों का देखा हुआ बिहेवियर होता है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है परफॉर्म करना, एक्वायर करना। देखिए, अब जब हम दूसरों को देखते हैं ना, उनका बिहेवियर सेल्फ ऑब्जर्वेशन सब कर रहे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हम अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ दूसरों की ऑब्जर्वेशन भी करना। अब जब चाइल्ड होता है वो या तो खुद पे फोकस करेगा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, या तो वो खुद पे फोकस कर होगा या वो सामने वाले पे फोकस करेगा। मोटिवेशन, अब मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं टू रिप्रोड्यूस, यानी कि रिफ्रेन करते हैं हम रिप्रोड्यूसिंग को। लाइक उसमें हम ऑब्जर्व बिहेवियर जो हम कर रहे होते हैं ना, हमने बात की रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन था, हमने बात की थी रिप्रोडक्शन के अंदर कि हम ऑब्जर्व बिहेवियर को लेके जाते हैं। अब ये जो ऑब्जर्व बिहेवियर होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशंस पर। अब ये मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशन जो होती हैं ये ऑब्जर्वर की तरफ से होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस भी और होते हैं, इसमें इंटरनल स्टैंडर्ड्स भी और होते हैं। अब बेंड्रा ने ना इसको डिस्क्रिप्शन दी थी मोटिवेशन की कि ये जो मोटिवेशन होता है ये फंडामेंटली बेस करता है एनवायरमेंटल पर, यानी एनवायरनमेंट पर और मुख्तलिफ सोशल फैक्टर्स पर। टॉपिक 50 है आपके पास एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट। अब जब हम एरिक्सन की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी एक सोशल साइकिल बताई थी, लाइक डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी जो कि बेस करती थी प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट पर। लाइक हम कह सकते हैं कि एरिक्सन की थ्योरी पे हम बात करेंगे कॉग्निटिव सोशल डेवलपमेंट पर। अब एरिक्सन ने कहा था कि जो कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट होती है ये सेपरेट नहीं होती, ये साथ साथ चलती है, लाइक हैंड टू हैंड होती है, ये हैंड इन हैंड वाला हिसाब चलता है। जब हम एरिक्सन की थ्योरी को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन पर्सनैलिटीज़ और सोशल स्किल्स जो होते हैं ये ग्रो और डेवलप होते हैं विद द हेल्प ऑफ या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। लाइक अब सोसाइटी की क्या डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक सच एज फैमिलीज, स्कूल्स, चाइल्ड केयर प्रोग्राम, इनके अकॉर्डिंग बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अब पेरेंट्स और टीचर जो होते हैं इनके की पार्ट देते हैं। लाइक इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं ना पेरेंट्स और टीचर के रोल की, तो हमारे सामने आया कि पेरेंट्स और टीचर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक पावरफुल रोल होता है। अब ये रोल जो होता है ये या तो बच्चे को हिंडर करेगा या वो हेल्प करेगा। अब ये जो हिंडरिंग और हेल्पिंग होती है ये हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो बच्चे के ऊपर उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसके सारों का काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के अंदर। एरिक्सन ने लफ्ज़ यूज़ किया था साइकोसोशल, जो कि उसने डिराइव किया था दो सोर्स वर्ड से, लाइक साइकोलॉजिकल जिसका रूट होता है साइको, जिसका मतलब अब इसमें हम बात करते हैं माइंड की, ब्रेन की, पर्सनैलिटी की, और सोशल यानी एक्सटर्नल रिलेशनशिप एंड एनवायरनमेंट। अब उसने कहा कि एरिक्सन की थ्योरी थी उसमें उसने बात की थी कि कॉग्निटिव और कॉग्निटिव थ्योरी और जो हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की या सोशल कल्चर की, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ के हमें पता चला जो एरिक्सन की थ्योरी है इसका जो हार्ट है ये माइंड और सोशल पर है।
एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी अपनी, जिसके अंदर उसने 2 अपोजिंग इमोशनल फोर्सेस यूज़ की थी। लाइक उसने अपनी सारी स्टेजेस के अंदर वर्सेस को यूज़ किया था। अब वर्सेस जिसका एब्रीवेट उसने किया वीएस के साथ या वी के साथ। वर्सेस जो होता है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्न टुवर्ड और अगेंस्ट। तो हम जब इसकी देखते हैं ना स्टेजेस, अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी आपने इसके नाम ही लिखने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी नाम लिखने हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है इतना कि आप उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल दे सकते हो और आपकी राइटिंग मतलब टाइपिंग स्पीड थोड़ी तेज़ है तो लिख दो, अदरवाइज नाम के साथ भी आप वेल एंड गुड जाओगे। टॉपिक 151 है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब जब हम एरिक्सन की थ्योरी को देखते हैं तो हमें पता चला कि उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के दरमियान होती है। उसने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है और पैदा होने से 1 साल की उम्र तक बच्चा पहली स्टेज की तरफ जाता है, या तो वो ट्रस्ट फील करता है। अब वो ट्रस्ट जो फील करेगा वो अपने केयर गिवर की तरफ करेगा, लाइक अपनी मदर की तरफ, या जो भी उससे अट्रैक्ट जिसके साथ वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो ट्रस्ट शो करेगा। ऑन द अदर हैंड वो मिसट्रस्ट के बारे में बात करेगा कि कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो रोना शुरू कर देगा, उसे ट्रस्ट नहीं होगा। सिंपल अपनी माँ ही पे ट्रस्ट होगा अगर हम आसान करते हैं तो। फिर इसके बाद ये सेकंड टाइप उसने बताया कि ऑटोनॉमी एंड वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी के अगर हम इसकी सेकंड स्टेज देखते हैं तो इसमें पता चला कि ये 1 से 3 एक बच्चे की बात की जा रही है। बच्चा जो होता है स्टेज पे आके फोकस करता है अपने सेंसेस पर, लाइक वो अपने खुद को कंट्रोल करने की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बच्चा जो होता है उसके पास लिटिल इंडिपेंडेंस आ जाती है, वो खुद के काम खुद से करना स्टार्ट हो जाता है। अब एरिक्सन को यकीन था कि जो लर्निंग होती है अगर कंट्रोल हो ना तो उसमें होता क्या है कि बच्चे जो होता है उसके पास सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ज़रा कम हो जाती है। सो अब उसे खाने पे कंट्रोल बताए, चॉइसेस दें, यानी कि एरिक्सन के नज़दीक आप उसे चॉइसेस दें ताकि बच्चा अच्छे से मूव कर सके। थर्ड स्टेज थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इसमें 3 to 6 ईयर का स्पैन उसने बताया कि एरिक्सन ने उस पर डिस्कस किया था। उसने बताया था कि एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चा जो होता है वो साइको सोशल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाता है। अब बच्चा जो होता है वो स्टार्ट कर देता है असर्ट करना अपनी पावर्स को, वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है वर्ड को, डायरेक्टिंग प्ले करता है। लाइक उसमें बच्चा जो होता है अगर इस स्टेज पे सक्सेसफुल हो जाए ना तो वो क्या करता है, वो कैपेबल खुद को महसूस करता है, वो दूसरे कामों में आगे बढ़ जाता है। अगर वो फेल हो गया ना तो वो सेंस ऑफ गिल्ट उसमें रह जाती है, सेल्फ डाउट हो जाता है। लाइक अब कुछ बच्चे होते हैं जो फ़ौरन से एक डिसीजन लेते हैं और इस पर वो डट जाते हैं। कुछ होते हैं अगर मैं इसे और भी सिंपल करूँ ना तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि 5 into 6 कितना है या 5 + 6 कितना है। अब कुछ बच्चे होंगे ना फ़ौरन से बोलेंगे 11, ठीक है, लेकिन कुछ होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बार बार फिंगर काउंट करेंगे, लाइंस लगाएंगे, मतलब तो उन्हें भी होगा आंसर लेकिन वो उस पर मतलब उन पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा उस चीज़ का, तो वो इस स्टेज की बेस पे और होता है। फोर्थ आपके पास आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब अगर हम इस स्टेज की बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है एजेस का अगर देखा जाए तो 6 to 12 ईयर होता है। अब इस स्टेज पे बच्चा जो होता है वो सीख लेता है या सीख रहा होता है, लाइक वो पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, सम कैसे करने हैं, मतलब वो खुद से काम करना शुरू हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट स्टेज है, याद रखिएगा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी फोर्थ स्टेज है, ये इंडिपेंडेंट स्टेज है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो था ये इंडिपेंडेंट नहीं था, तो ये हमारे पास बच्चा खुद से चॉइसेस कंप्लीट कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट स्टेज है आपके पास। फिफ्थ स्टेज आपके पास आ जाती है जी, इसमें यहाँ पे आपको सिंपल 4 स्टेजेस ही दी गई थी। अब आगे हम चलते हैं तो इसमें हमारे पास आता है मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है ना उसमें आपको देखते हो कि अभी आपने मिड दिया तो आपको अंदाजा होगा कि कहते हैं कि अगर कितनी टाइप्स हैं उनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं। लाइक अगर 6 टाइप है इसकी थ्योरी की, आपने एरिक्सन की बात की, 4 को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ को करते हैं, सम ऑफ देम डिस्कस करते ना, तो आप उसमें सिंपल 2-3 कर सकते हो, बट डिस्कस तब करना जब टाइम हो आपके पास, अदरवाइज पॉइंट लिख दो।
टॉपिक 155 है आपके पास, मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। अच्छा रुकिए, मैं ज़रा इसमें मुझे थोड़ा सा हो रहा था, एरिक्सन की थ्योरी को हम देख लेते हैं। हाँ 8 उसने दी थी, मैं 6 कह रही थी, मैं कह रही थी कुछ थोड़ा डिफरेंट है। 8 स्टेजेस उसने आपको बताई थी, तो अभी हमने सिंपल इसमें 4 की, इसकी 8 स्टेजेस थी। अब जी हम आते हैं मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। इब्राहम मैस्लो, इन्होंने थ्योरी दी थी जिसके अंदर उसने ह्यूमन मोटिवेशन की बात की थी, जिससे उसने कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो उस थ्योरी के अगर हम बेस देखें तो हमें पता चलता है कि वो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स पर है। लाइक वो ह्यूमन जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को और सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जाता है, यानी कि जैसे जैसे अपनी नीड उसकी जाती है वैसे वैसे वो उससे फुलफिल कर रहा होता है। मैस्लो ने कहा कि जो बच्चे और अडल्ट होते हैं वो भी अचीव नहीं कर सकते सेल्फ फुलफिलमेंट तब तक जब तक उनकी बेसिक नीड ना सेटिस्फाई हो जाए। देखें अब हम फर्दर इसे करते जाएंगे डिस्कस। देख लेते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसने बात की थी मोर्टेलिटी, क्रिएटिविटी, इस बारे में बात की। उसने फिर सेकंड कहा कि सेकंड स्टेज उसकी थी सेल्फ स्टीम की, यानी कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, लव एंड बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी लास्ट स्टेज की, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड, तो इसमें हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, फूड की, वाटर की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, स्लीप की। अब हम इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैस्लो ने बेसिकली कहा था कि 3 बेसिक नीड होती हैं हर इंसान के पास। अब वो 3 बेसिक नीड्स क्या हैं? अब वो देखें, अब ये जो बेसिक नीड्स होती हैं ना, ये रिगार्डलेस होती हैं आपकी रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एज के, यानी कि उसने कहा कि कॉमन होती हैं आपके पास ये 3 बेसिक नीड्स। लाइफ एसेंशियल, मैस्लो जो थे, आप अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था कि वो अपनी सर्टेन नीड को अचीव कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स ले सकते हैं। बेसिक नीड क्या है फिजिकल सर्वाइवर के लिए? सबसे पहले जो थिंग उसने बताया कि वो मोटिवेशन होती है अपने बिहेवियर के अंदर, यानी कि आप खुद को मोटिवेट करते हो। देन आप सेकंड स्टेप की तरफ जाते हो जो कि आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे होते हो। देन आप लास्ट तक नीड तक आ जाते हो, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड को। अब जब हम बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की देखते हैं ह्यूमन सर्वाइवर की, तो हमारे पास जो बेसिक आते हैं वो एयर हो गया, फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, वार्मथ हो गया और स्लीप हो गई। ये बेसिक नीड थी जो ह्यूमन हर हाल में इसे चाहिए होती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अब ये जो नीड्स थी ये कंप्लीट हुई तो आगे वो बड़ा इंसान, उसने कहा कि अब तो मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चाहिए, ये फंडामेंटल नीड थी आपके पास। अब इसमें इंसान जो होता है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की तरफ जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जाता है, हेल्थ की तरफ जाता है। अब देखिए सेफ्टी जो है ये मेजर रीज़न है आपके मेंटल डिसऑर्डर से, लाइक आप एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, इससे बच जाते हो। इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल या फिजोलॉजिकल नीड के बारे में, तो हम देखते हैं कि जब तक आपकी फिजोलॉजिकल नीड जो होती है वो सेटिस्फाई ना हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी, नीड फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है वो साइलेंट हो जाती है। सबसे पहले आपको अपना खाना पीना और वो सारा कंप्लीट करना होता है। सेकेंड उसने बताया कि बिलोंगिंग एंड लव। अब देखिए दोस्ती करना, किसी पे ट्रस्ट करना, उसकी एक्सेप्टेंस करना, रिसीव करना, अफेक्शंस को गिव, अफेक्शन और लव को करना, तो ये सारे बिलोंगिंग और लव के अंदर आ जाते हैं। मैस्लो के नज़दीक जो था ना, प्यार किए जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक उसने कहा कि आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप रह सकते हो, टाई रख सकते हो। लाइक ही सेड कि दिस नीड इंक्लूड बोथ रोमांटिक रिलेशनशिप एज वेल एज टाइज टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब जब हम इस नीड की बात करते हैं कि इनकम्पास हो जाए, लाइक इसमें फीलिंग लव्ड एंड फीलिंग लव दोनों हों, तो इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो मोर सिक्योर फील करता है, ज़्यादा उसे खुशी महसूस हो रही होती है। अचीवमेंट एट प्रेस्टीज, अगर हम बात करते हैं अचीवमेंट और प्रेस्टीज की, तो ये 4th लेवल होता है जी मैस्लो का, मैस्लो के हेरिडिटी का। उसने इसे 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया था। उसने कहा था कि एस्टीम फॉर लव फॉर वन सेल्फ
डिग्निटी हो गया, अचीवमेंट हो गया, मास्टरी होगी, इंडिपेंडेंस हो गई। सेकंड उसने कहा था कि वो डिज़ायर जिसके अंदर आप एप्रिसिएशन करते हो, रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की, और आप चाहते हो कि दूसरे आपका रिस्पेक्ट करें, उसे उसने कहा कि ये प्रेस्टीज में आ जाती है, लाइक स्टेटस हो गया। अब आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपका स्टेटस इतना होना चाहिए, ये भी आपकी एक नीड थी। इसके बाद ही उसने कहा एस्थेटिक नीड। एस्थेटिक नीड के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें हेरिटरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड जो होती है वो ब्यूटीफुल इमेजिनरी की होती है, लाइक वो उसे कभी कभार होता है ना कि समथिंग न्यू, ही वांट समथिंग न्यू, एस्थेटिकली प्लीजिंग टू कंटिन्यू अप टूवर्ड एप्रिसिएशन। लाइक इंसान जो होता है वो सर्च फॉर ब्यूटी चलता है, बैलेंस चलता है, फॉर्म की तरफ जा रहा होता है। अब एस्थेटिक है क्या? एस्थेटिक का मतलब होता है प्लेजेंट, पॉजिटिव, आर्टफुल अपीयरेंस। अब ये जो आर्टफुल अपीयरेंस होती है, या तो ये इंसान की भी हो सकती है या किसी चीज़ की भी हो सकती है। सो हम कह सकते हैं कि एस्थेटिक जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम किसी भी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पार्टिकुलर फ्लावर इज ब्यूटीफुल आपने कहा, तो आपने एक एस्थेटिक वर्ड यूज़ किया इसके लिए। आप कह सकते हो कि हमने इसे डिफाइन किया एस्थेटिकली। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये कंप्लीट रियलाइजेशन होता है आपकी पोटेंशियल पर, यानी कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल। अगर हम इसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप इसमें अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे होते हो, आप एप्रिसिएशंस कर रहे होते हो लाइफ के लिए। इस कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए ना, तो इस कॉन्सेप्ट को मैस्लो ने अपनी हिस्ट्री ऑफ नीड में टॉप पे रखा। उसने कहा कि हर इंसान जो होता है ना इस रीच नहीं कर सकता। आप अपनी पोटेंशियल, पर्सनल पोटेंशियल को जब तक रियलाइज़ नहीं करते हो, सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जाते हो, तो आप पीक एक्सपीरियंस तरफ नहीं जा सकते हो। आपके अंदर की डिज़ायर होनी चाहिए कि टू बिकम एवरीथिंग वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। यानी कि आपको कहा गया कि आप हर चीज़ को करने के काबिल, आप खुद को इस काबिल समझो कि आप हर चीज़ कर सकते हो। अब मैस्लो के नज़दीक इंसान जो हर टाइम बिकमिंग की तरफ रहता है, लाइक ही नेवर स्टैटिक इन दिस टर्म। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है, इसमें अगर हम देखें तो हमें मिल जाता है मीनिंग ऑफ लाइफ। वो इंसान जो हर वक्त खुद को कैपेबल समझता है, उसे पता होता है कि उसकी लाइफ का मतलब क्या है, वो खुश रहता है। एक तो वो खुश रहता है, दूसरा वो अपने अच्छे से हर चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। टॉपिक 156 है आपके पास ब्रॉन फेनब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी। अब ब्रॉन फेनब्रेनर जो थे उन्होंने थ्योरी दी थी जो कि फोकस करती है क्वालिटी और कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड एनवायरनमेंट। अब उसमें उसने स्टेट किया था कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें इंटरेक्शन होती है, वो अपनी इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट एनवायरनमेंट होती है। ब्रॉन फॉन ब्रीनर जो थे उनकी थ्योरी जो थी ये फोकस करती थी क्वालिटी, और अगेन हमें ये लाइन यहाँ पे रिपीट कर दी गई, कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड एनवायरनमेंट पर। He stated that as child develop, the interaction within these environment become more complex. अब उसने पहले बात की ना कि उसने कहा कि बच्चे की हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड एनवायरनमेंट की बात की। सेकेंड उसने कहा कि जब चाइल्ड डेवलप हो जाती है तो इंटरेक्शन होती है ना विद इन दिस इन्वायरमेंट, वो मोर कंप्लीट होती है। सेकेंड में उसने कहा कि वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर कम्प्लेक्स फीचर्स पाए जा रहे होते हैं। अब देखिए उसने अपनी एक शो की थी डायग्राम, ब्रॉन फेनब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। सबसे पहले उसने बच्चे के बारे में बात की, सेकंड उसने कहा माइक्रो सिस्टम यानी कि कंप्लीट उसके पास आया। थर्ड वन उसने मीजो सिस्टम कहा, कनेक्शन। मीजो सिस्टम में उसने कनेक्शन बताई, लेकिन माइक्रो सिस्टम जो होता है ये स्मॉलेस्ट और बहुत इमीडिएट इन्वायरमेंट होती है। ये वो इन्वायरमेंट होती है जिसके अंदर बच्चा रह रहा होता है। लाइक इसमें हम डेली होम की बात कर सकते हैं, स्कूल्स की कर सकते हैं, डे केयर। अब ये वो इन्वायरमेंट है जो बच्चा आसपास रखता है। देन उसने कहा कि मीजो सिस्टम को अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो हमारे पास आता है कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीजो सिस्टम के अंदर आप कंटेन करते हो रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप जो होते हैं ये आपके माइक्रो सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। अब देखिए
अब एक बच्चा था, उसके आसपास उसके दोस्त थे, फैमिली थे, वीज़ा सिस्टम पे आया, थोड़ा इन्हांस हुआ। अब वो हॉस्पिटल की तरफ अगर जाता है या चर्चेस या स्कूल की तरफ जाता है तो उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स थोड़ा बड़े, तो वो एक थोड़ा ज़्यादा सिस्टम, मतलब यूँ कह लें कि माइक्रो सिस्टम ने एक्सपेंड किया। इसके बाद इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, उसमें हमने देखा कि एक लिंकेज क्रिएट हुआ। जो लिंकेज था वो परटेन्स था, लाइक इसमें दो या दो से ज़्यादा सेटिंग्स थी, लाइक उसमें हम माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम को कंबाइन कर रहे थे। फिर आगे पास आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम के अंदर अब बच्चे के जो बिलीफ सिस्टम कस्टम्स होते हैं वो इन्हांस हो रहे होते हैं। उसके पास अब उसे पता चल रहा होता है उसके नेबरहुड क्या है, स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल कैसा है, फैमिली है, पीर्स हैं, गवर्नमेंट, सिविल राइट मूवमेंट, मटीरियल रिसोर्स, ये सारे उसके साथ इन्हांस हो गए, यानी लाइफ स्पैन एक्सटेंड की तरफ गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में अब देखो तो आपके पास आता है हेल्थ। हेल्थ जो है वो कम्प्लेक्स स्टेट है जो डिटर्मिन करती है ऑन गोइंग इंट्रैक्शंस को। ये इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप और एवरीडे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करती है। अब देखिए, अभी हमने बात की थी ना एक्सटर्नल फैक्टर की, तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर अगर हम देखें तो पॉवर्टी आ गई, पर्सनल चॉइसेस आ गई, एजुकेशन आ गई, फैमिली आ गई। अब जब बेबी जो होता है वो अगर हम देखें ना, बेबी वो इमिडिएट करता है, उसके अंदर उसके पास लॉन्ग टर्म हेल्थ होती है। अगर मदर की हेल्थ जो है वो पर्सनल हेल्थ और प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब उसकी डाइट हो गई, सर्टेन मेडिकेशंस हो गई, रूटीन पेरेंटल केयर हो गया, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मदर बीमार है, तो सिमिलरली होगा क्या कि बच्चा भी बच्चे पर भी काफ़ी ज़्यादा उस पर इफेक्ट आएगा, उसकी हेल्थ पर। अब उसका वेट स्टेटस जो होता है वो थोड़ा हो जाता है, अप एंड डाउन हो होता है। बच्चा अगर माँ जो है वो स्ट्रेस में है तो बच्चा जब पैदा होगा तो वो अपने साथ स्ट्रेस को लेके आएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट हो रही थी उसके ब्रेन में। उसके ब्रेन को बार बार बताया जा रहा था कि बाहर बहुत स्ट्रेस है, सो उसने वो स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट कर दिया, यानी स्ट्रेसर आपके पास बन गए। फैक्टर वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड हेल्थ को, याद रखने आपने, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, जेंडर, हार्मोन एंड फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस। आपको कुछ 4 रखने हैं, मैं आपको सारे बता देती हूँ, बट आपको 4-5 याद रखने हैं। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस, सोशल, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस, लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। कोई से भी आप 4-5 रख लें, आपको आसान हो जाएगा। हेरिडिटी, हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, लाइक उसमें जेनेटिक ट्रेट्स और होते हैं, न्यू यूनिक इंडिविजुअल बन रहे होते हैं। अब हेरिडिटी जो है ये सेट है जो कि ग्रोथ को लिमिट कर देता है, इसमें डेवलपमेंटल और हेल्थ पोटेंशियल लिमिटेड होती हैं। लाइक आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि बच्चा जो है, अगर उसके पेरेंट्स हैं, मदर उसकी शॉर्ट है, हाइट पे है, और पेरेंट्स फादर जो है वो हाई हाइट का है, अब उसने अपने जीन को ट्रांसमिट किया, उसके पास शॉर्ट ज़्यादा आ गए, तो क्या होगा, अब जो इंडिविजुअल होगा उसकी हाइट जो होगी वो शॉर्ट होगी। मुख्तलिफ कभी कभार एलर्जीज हो जाती हैं जो है हेरिडिटी के तौर पर आ जाती है, इनहेरिट करता है बच्चा अपने पेरेंट्स से। अब टॉपिक 159 है आपके पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो होती है इनकम्पास करती है, अब किस चीज़ को इनकम्पास करती है, कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर फैक्टर्स को। अब ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंसान के इंसान पर और उसके जो सराउंडिंग होता है। अब इंसान क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग पर उसके इन्फ्लुएंस करेगा। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए एनवायरमेंटल फैक्टर की तो वो न्यूट्रिशन डाइट हो गई, न्यूट्रिशियस डाइट। अब इसमें डेली फिजिकल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आ गई, गेटिंग एडिक्वेट रेस्ट, हैविंग एक्सेस टू मेडिकल एंड डेंटल केयर, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, रिसाइडिंग इन होम, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़। इसमें अगर हम टीचर रोल देखें तो इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, अगर वो चाहती है कि वो इस्टेब्लिश मेंटेन करे हेल्दी एनवायरनमेंट को, तो वो होलिस्टिक अप्रोच को यूज़ करती है।
टीचर को खुद पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि हेल्प करती हैं, प्रमोट कर रही होती हैं वेलबींग और प्रिवेंट हार्म कर रही होती हैं। नेशनल हेल्थ और सेफ्टी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर चाइल्ड केयर, टीचर को पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे पता कर लिया करें, मैं कोशिश करूंगी कि उसे और भी सिंपल करके बता सकूं। टीचर ओल्ड एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर वही दोबारा रिपीट में हमारे पास आ चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रिपीट में चलते हैं। जो चीज़ें रिपीट में चल रही होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको एक टिप दे दूँ, जो चीज़ें आपके हैंड आउट में हाईलाइटेड होती हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो रिपीट में चलती हैं वो भी आपकी इंपॉर्टेंट चलती हैं। टॉपिक 162 चिल्ड्रन सेफ्टी। अब अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी जो है ये एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं बच्चे को, अडल्ट्स को अननेसेसरी हार्म से। अब अनइंटेंशनल इंजरीज हो जाती हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है बच्चों की। ये फ्रॉम बर्थ टू 14 ईयर होता है। अब बच्चा पैदा हुआ 14 ईयर तक पहुंचा, कोई ऐसी अनइंटेंशनल इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। इन सारों को सेफ्टी एक ऐसा प्रोसेस है जो अवॉइड करता है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ना सेफ चाइल्ड केयर एनवायरनमेंट के, तो वो आपके पास आते हैं पोटेंशियल हैजर्ड्स हो रहे होते हैं। वो पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं उन्हें मिनिमम किया जाता है, मतलब कम्प्लीटली अवॉइडेड किया जाता है। इसके बाद हम सराउंडिंग को देखें तो सराउंडिंग को नीट होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए। चिल्ड्रन जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज किए जाते हैं। केयर गिवर जो होता है उसे पता होना चाहिए सेफ्टी पॉलिसीज क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग मैक्सिमम वो लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन देख जरूर हैं, तो मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। फैक्टर अफेक्टिंग मैं कल सर्वे देख रही थी, उसमें मेरे बहुत कम तकरीबन 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 20% थैंक्स अ लॉट, आप लोगों की वजह से मतलब मेरी चैनल ग्रोथ हो रही है, आपने मुझे सब्सक्राइब किया, बाकी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग चिल्ड्रन सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि चिल्ड्रन सेफ्टी जो होती है उसमें कीन अवेयरनेस होनी चाहिए, स्किल्स क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं जो कि इसमें यूज़ होती हैं। देखें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इन्फिनिट की, वो हैंड टू माउथ एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहा होता है, तो टीचर को जो अलर्ट होना चाहिए वो देखना चाहिए कि एनवायरनमेंट के अंदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भी होते हैं जो कि बच्चा अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ ले जा सकता है। सो टीचर को पता होना चाहिए, उस चीज़ को उससे दूर रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए स्टूडेंट्स का। टॉपिक 163 आपके पास आ जाता है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट्स। अब न्यूट्रिशन जो है बेसिकली रेफर किया जाता है टू द साइंस ऑफ फूड। इसमें केमिकल कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लाइक केमिकल कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और उनके रिलेशनशिप जो कि हेल्थ और डिजीज़ के साथ होते हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। इसमें हम इंजेक्शन और डाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। अब ये फूड आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, यूटिलाइजेशन हो रही होती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिएंट एक ऐसी डायरेक्ट इफेक्ट है जो कि बच्चे के न्यूट्रिशन स्टेटस पे अफेक्ट करता है। आप कह सकते हो कि बच्चे का बिहेवियर, हेल्थ और डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे होते हैं वाइटल बॉडी फंक्शंस पर। टॉपिक 164 स्ट्रेटजीज जो कि आप इंडोर सेफ सेटिंग के लिए कर सकते हो। देखिए बच्चा जो होता है या तो वो इंडोर गेम खेल रहा होता है या आउटडोर गेम खेल रहा होता है। अब इन दोनों गेम्स के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शंस चल रही होती हैं। अब उन प्रोटेक्शंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले है फ्लोरिंग। देखिए बच्चा जो होता है हर वक्त आसपास भाग रहा होता है, उसे नहीं परवाह कि आसपास एनवायरनमेंट क्या है। तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि आप राइट काइंड ऑफ फ्लोरिंग यूज़ करें, अवॉइड करें स्लिपरी फ्लोर्स को। देखिए जब स्लिपरी फ्लोर्स होगा ना तो बच्चा गिरेगा। आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फ्लोर्स को। फर्नीचर जो होता है ये प्ले जोन बच्चों के लिए होता है, लाइक बच्चे जो होते हैं वो उन पर
चढ़ रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। अगर आप हाई फर्नीचर यूज़ कर रहे हो तो आप देखो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं एक्सीडेंट के। तो फर्नीचर को, अगर वो फर्नीचर शार्प है या मेटल एजेस हैं तो वो ख़तरनाक हो सकते हैं, तो आपको इनको यूज़ नहीं करना। मूवमेंट, प्ले एरियाज़ के अंदर अगर हम देखें ना तो सफिशेंट पाथवे होना चाहिए जिसके वजह से बच्चा आराम से घूम फिर सके। बच्चे जो होते हैं वो टॉय से खेलना पसंद करते हैं, सो आप उन्हें कितनी स्पेस दो कि वो उसमें आराम से खेल सकें। स्टोरिंग टॉयज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ऐसा प्लेस जिसके अंदर बच्चा अपना स्टोर कर सके टॉयज़ को खेलने के बाद। लाइक अपने रेज को, जो कि मतलब आप स्टोर्स बनाओ, ऐसी चीज़ जगह बनाओ जिसमें बच्चा अपनी चीज़ें रख सके। लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। डार्क एरियाज़ को आप अवॉइड करो। बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, अगर डार्क एरियाज़ में कोई उनकी आंखों पर असर हो रहा होता है, सो एक सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए। ये थी इंडोर। आउटडोर प्ले एरियाज़ के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास आते हैं 165 टॉपिक के अंदर फेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को मॉनिटर करो, डिज़ाइन करो प्ले एरियाज़ को इस तरह कि आप उसमें फेंस को इंश्योर करो कि बच्चे जो होता है वो सेफ एरिया तक रिस्ट्रिक्ट रह सके। सरफेसिंग के अंदर अगर हम देखें तो इसमें रिस्क आप रिड्यूस करते हो रिस्क ऑफ इंजरीज फ्रॉम फॉल। प्ले इक्विपमेंट, लाइक इसमें सॉफ्ट लाइनिंग को यूज़ की जाती है। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, अब प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो वो वेल मेंटेन होने चाहिए। होम प्ले ग्राउंड को भी वेल मेंटेन होना चाहिए। ब्रोकन इक्विपमेंट को हटा दिया जाए या रिप्लेस कर दें या रिपेयर कर दें। बोल्ट और नट्स को आप ऑयल रखो, टाइट रखो ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। डिज़ाइन, लाइक एनी अदर स्ट्रक्चर, डिज़ाइन इज़ क्रूशल इन प्ले एरिया। अब इंस्टॉलेशन की बात करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक एरिया एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप या तो बच्चे को दो कि तो वो एक सेफ एरिया होना चाहिए। अब केयर गिवर जो होता है वो ब्रेक अगर ले रहा है तो बच्चा जो होता है वो खुद से एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे के पास हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये तरह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।